हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 44 रहेगा। तो चलिए जी, आपके लिए एक नई सूचना है। सूचना ये है कि ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा यूपीएससी बैच लॉन्च कर दिया गया है और इस बैच का टाइम पीरियड 18 महीने का रहेगा, जिसके दौरान आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। तो अभी से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, मेल आईडी भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, तो आप संपर्क कर सकते हैं यहां पर। और इसी के साथ ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा एसएससी सीजीएल बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपके कोई साथी बंधु तैयारी कर रहे हो, आपके दोस्त तैयारी कर रहे हो, तो उनको भी बता दीजिएगा। सीजीएल का बैच भी लॉन्च हो चुका है। 10 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, जिसमें टायर 1 टायर 2 दोनों एग्जाम्स की तैयारी बड़े बेहतरीन तरीके से आपको करवाई जाएगी। चाहे हम बात करें यूपीएससी के बैच की, चाहे हम बात करें सीजीएल के इस बैच की, तो क्लासेज आपकी शुरू होंगी 1 मई 2024 से। यानी कि अभी मोटा मोटा अगर मान के चलें तो एक हफ्ता आपके पास है। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है और इसमें आपको 3 क्लासेस फ्री मिलेंगी। उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना समझ में आता है, कितना समझ में नहीं आता है। उसी अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं। तो चलो जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो बताइएगा, सूची 1 में अध्यक्ष के नाम लिखे हुए हैं, सूची 2 में अधिवेशनों के नाम लिखे हुए हैं। तो बताइए, इतने में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, ए ओ हयूम के नेतृत्व में। और जब हम बात करते हैं इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश अधिकारी कौन था, तो नाम आता है डफरिन का। और ये डफरिन कब से कब तक रहा? 1884 से 1888 तक रहा। ये भारत का वायसराय बनकर आया था डफरिन। उसी के समय में ए ओ हयूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो चलो जी, पहले देख लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसका नाम है बेलगाम अधिवेशन, जो अधिवेशन 1924 में हुआ था। ना तो इससे पहले महात्मा गांधी ने कभी अध्यक्षता की और ना ही इसके बाद में कभी अध्यक्षता की। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने के साथ ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। यानी कि इससे पहले किसी भी भारतीय महिला ने अध्यक्षता नहीं की थी। हालांकि ऐसा पूछा जाता है कई बार कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम आता है सरोजिनी नायडू का। सिंपल पूछ लिया जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम आएगा एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट ने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो वो पहली महिला अध्यक्ष थी और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। फिर जब हम बात करते हैं इनके बारे में, अबुल कलाम आजाद के बारे में, तो अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता कब की थी, तो इसमें जब हम बात कर रहे होते हैं रामगढ़ अधिवेशन की, तो रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले अबुल कलाम आजाद ही थे और यह अधिवेशन 1940 में हुआ था। जब हम भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात करते हैं, तब भी अबुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष बने हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, और एक पॉइंट और बच गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो उन्होंने बंबई अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और ये अधिवेशन कब हुआ था, ये बात है 1934 के आसपास की। इस 1934 के मुंबई अधिवेशन में
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अब आपको टिक करना है कौन सा इसमें से ठीक रहेगा, जल्दी से देख लेंगे। A3, B2, C1, D4। जिन्होंने लिखा होगा ना सी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने, अति उत्तम। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन आंध्र महिला सभा यानी कि AMS के संस्थापक हैं? तो जल्दी से बताएंगे, आंध्र महिला सभा की स्थापना किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएंगे। तो इसमें गलत आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बड़ा आसान सा है। जिन्होंने लिखा होगा ना दुर्गाबाई देशमुख, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। दुर्गाबाई देशमुख ने AMS यानी कि आंध्र महिला सभा की स्थापना 1937 में की थी। और ये दुर्गाबाई देशमुख एक बहुत ही बेहतरीन महिला थी, स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी, एक अच्छी समाज सुधारक और संविधान सभा की ये सदस्य भी रही, संविधान सभा की सदस्य। और इन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने के लिए बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसी के तहत ये महत्वपूर्ण कदम था कि आंध्र महिला सभा की स्थापना की गई थी। नाम से ही पता चल रहा है, आंध्र महिला सभा यानी कि महिलाओं को बेहतरीन एक आप कह सकते हैं स्टेज देने के लिए इन्होंने ये कार्य किया था, ताकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा पाठ्यक्रम उनको प्रोवाइड करवाया जाए। आंध्र महिला सभा की उत्पत्ति का जो पता है वो बालिका हिंदी पाठशाला से लगाया जा सकता है। यह संगठन 1922 में 14 साल की उम्र में काकीनाडा में दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ठीक है, इस प्रकार आपको बिंदु ध्यान में रखना है इनसे संबंधित। जब हम एनी बेसेंट की बात करते हैं तो ये एक आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत में आई। इन्होंने भारतीय दर्शन को बड़े बेहतरीन तरीके से समझा और फिर ये यहीं पर वाराणसी में रहने लगी। इन्होंने कहा कि मेरी कर्म भूमि भारत ही है। फिर इन्होंने 1916 में क्या किया था, होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था मद्रास में, ठीक है। और इनका एक न्यूज़पेपर आया करता था न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया में भारतीय स्वतंत्रता को लेकर कई मुद्दों को इन्होंने उजागर किया था इस अखबार के तहत। 1917 में वो टाइम आया जब इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करने का मौका मिला और इससे पहले किसी भी महिला ने अध्यक्षता नहीं की थी। तो आप ये कहेंगे पहली महिला अध्यक्ष थी, ये पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद में जब हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में, सरोजिनी नायडू जिन्हें हम सरोजिनी नायडू यानी कि इन्हें क्या बोलते हैं, भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं, भारत की कोकिला। और इनको ये भारत की कोकिला की उपाधि किसने दी थी, तो नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने इनको भारत की कोकिला की उपाधि दी। और सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इनसे पहले किसी भी भारतीय महिला ने अध्यक्षता नहीं की थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। सिंपल अगर पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष तो नाम आएगा एनी बेसेंट का। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में आए तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू का नाम, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखना है। चलिए जी, और पंडिता रमाबाई के बारे में तो आपको पता ही है। पंडिता रमाबाई जिनके बारे में हम जानते हैं, इनको उपाधि दी गई थी पंडिता की, इनको उपाधि दी गई थी सरस्वती की। ये संस्कृत की एक बड़ी बेहतरीन विदुषिका थी। और जब हम बात करते हैं इनके बारे में, इन्होंने 1889 के आसपास में विधवाओं के लिए एक सदन की शुरुआत की जिसे हम शारदा सदन कहते हैं, ठीक है ना। चलो जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से आप इसमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा।
जल्दी। तो वैसे यहां पर दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे सिंपल क्या बोला जाता है, HRA बोला जाता है। और एक आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंदुस्तान के आगे बीच में आपको सोशलिस्ट जोड़ देना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HSRA बोलते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना लगभग बात है ये अक्टूबर 1924 की कानपुर में हुई थी। और इसमें नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल का, योगेश चंद्र चैटर्जी का, चंद्रशेखर आजाद का, सचिंद्र नाथ सान्याल का। फिर काफी टाइम बाद में 1928 में इसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है ना, 1928। लगभग बात है ये 8-9 सितंबर के आसपास की, 8-9 सितंबर 1928 दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसका नामकरण किया गया, फिरोज शाह कोटला, ठीक है ना। तो जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा ना, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो दोनों पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जब बात करते हैं तो इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है जी। तो इनके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। तो इतना थोड़ा सा आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है इनसे संबंधित। अब आप ये क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, जल्दी से आप इसके बारे में बताएंगे। संत दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से वो संत थे जो उपदेश दिया करते थे उस समय जब लोधी वंश का अंत हुआ था और बाबर यहां पर सत्ता में आया था। तो जैसे हम इस लोधी वंश की बात करते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और इस अंतिम वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठे हुए थे। इब्राहिम लोधी के साथ लड़ाई हुई थी बाबर की। बाबर ने इस लड़ाई में तोपों का इस्तेमाल किया, बारूद का इस्तेमाल किया, परिणाम स्वरूप बाबर इसमें जीत गया। और यह लड़ाई कब हुई थी, 1526 में, जिसे पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। तो बाबर की इसमें जीत हुई, इब्राहिम लोधी की इसमें हार हुई। और बाबर ने फिर क्या कर दिया, यहां पर मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी, मुगल वंश। और ये जो बाबर है वो कब से कब तक रहा, तो 1526 से लेकर 1530 तक ये गद्दी पर रहा। तो सिंपल सी बात है, तो बाबर के समय यानी कि कौन से वो संत थे जो उपदेश दिया करते थे, जिन्होंने लिखा होगा ना केवल दो, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरु नानक देव जी ही वो संत थे उस समय जो उपदेश दिया करते थे। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में अगर बात करें, गुरु नानक देव जी का जीवन काल कब से कब तक रहा, 1469 ईस्वी से लेकर 1539 तक का रहा। नानक जी जो हैं वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, यानी कि ईश्वर एक ही है, और ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया करते थे। ईश्वर की एकता के आधार पे इन्होंने हिंदू समाज में भी एकता लाने का भरपूर प्रयास किया। हिंदू और मुसलमानों को एक नजदीक लाने का इन्होंने प्रयास किया। और ये अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। यही है वो जिन्होंने सिखिज्म की शुरुआत की थी और ये पहले सिख गुरु बने, गुरु नानक देव। फिर उसके बाद में गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, है ना। तो इस प्रकार से कई गुरु हुए, 10 गुरु हुए थे टोटल। और 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये तो चलो थोड़ी अलग बात हुई, लेकिन बात कर रहे हैं हम जब लोधी वंश का पतन हुआ था उस समय की। तो उस समय यहीं पर गुरु नानक देव जी थे, ठीक है। तो बाकी जैसे पॉइंट क्या लिखा हुआ है दादू दयाल के बारे में, दादू दयाल का टाइम पीरियड 1544 से लेकर 1603 तक रहा था। यानी अगर मोटा मोटा आप कहें तो उस समय अकबर का टाइम पीरियड चल रहा था।
अकबर और थोड़ा सा आप हुमायूं का टाइम पीरियड कह सकते हैं, ठीक है ना, हुमायूं। और इसी समय जब दादू दयाल थे तो वहां पर एक नया वंश भी स्थापित हुआ था, जिसका नाम हम लेते हैं इब्राहिम लोदी के द्वारा, सॉरी क्या बोलते हैं, चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया था जिन्होंने, शेर शाह सूरी जिन्होंने सूर राजवंश की स्थापना की थी। वो सूरी राजवंश इसी समय में था जब दादू दयाल यहां पर थे। तो दादू दयाल भी ईश्वर की एकता पे विश्वास रखा करते थे, ये भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया करते थे, ठीक है जी। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है दादू दयाल से भी संबंधित। त्यागराज के बारे में जब बात की जाती है तो जो त्यागराज हैं उनका टाइम पीरियड तो बहुत बाद की बात है, 1767 से लेकर 1847 तक रहा ये। तो ये भी भक्ति मार्गी कवि थे, कर्नाटक संगीत के महत्वपूर्ण विद्वान थे, कर्नाटक संगीत के ज्ञाता। तो ये भी उस टाइम के समकालीन नहीं बैठता है जब लोधी वंश का अंत हुआ था। तो ठीक है ना, आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ यानी कि स्टेपल कमोडिटीज क्या क्या थी? तो ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बात है 2018 की। तो जल्दी से बताएंगे आप, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी थी? तो जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा ना उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, कपास, रेशम, शोरा और अफीम। आपको पता है जब अंग्रेज यहां पर शुरू शुरू में आए थे यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने अपना मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा रखा था? एक तो रखा था बंगाल प्रेसिडेंसी, है ना, तो मुख्य यही था बंगाल प्रेसिडेंसी। तो यहां से ये रेशम लेकर जाया करते थे, शोरा, नील, अफीम, ये सब यहां से लेकर जाया करते थे। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। महाविभास सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। महाविभास सूत्र जिन्होंने इसमें लिखा होगा ना वसुमित्र, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये कहानी समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, चौथी बौद्ध संगीति के बारे में बात करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। चौथी बौद्ध संगीति यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, इसका आयोजन कब हुआ था? आयोजन हुआ था 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में किसके टाइम पीरियड के दौरान? तो उस समय कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा सम्राट कनिष्क हुआ करते थे। तो सम्राट कनिष्क के सानिध्य में 78 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन बने थे? तो नाम आता है वसुमित्र का। ये वसुमित्र अच्छे बुद्धिज्म के विद्वान थे, एक अच्छे राइटर थे। तो यहां इनके द्वारा रचना लिखी गई थी महाविभास सूत्र। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे अशव घोष। अशव घोष भी अच्छे राइटर थे, अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, बुद्धिज्म के अच्छे जानकार थे। इनके द्वारा दो रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, एक का नाम आता है सूत्रालंकार और एक रचना इनके द्वारा लिखी गई थी जिसे हम क्या बोलते हैं? बुद्ध चरितम, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, जिसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो वो है अशव घोष के द्वारा रचित। तो हो गया पॉइंट क्लियर। तो सम्राट कनिष्क के समय में और भी यहां पर आप कह सकते हैं कि साहित्यकार थे, कवि थे, वैद्य थे। तो सम्राट कनिष्क के टाइम पीरियड की बात करें तो इनका राज्याभिषेक भी 78 ईस्वी में ही हुआ और 78 ईस्वी में सम्राट कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। ये शक संवत हमारा भारत का राष्ट्रीय संवत है और इस शक संवत को भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो क्या आप बता सकते हैं? तो अगर आप कमेंट में बता देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, वरना फिर मैं बता देता हूं। शक संवत को राष्ट्रीय संवत के रूप में 22 मार्च 1957 को क्या किया गया? लागू किया गया, स्वीकार किया गया। तो सम्राट कनिष्क के समकालीन एक नाम तो मैंने आपको बता दिया, वसुमित्र का है।
और एक नाम आ गया अशोक घोष का, ये भी सम्राट अशोक कनिष्क के समकालीन थे। सम्राट कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है, दूसरा अशोक, ठीक है। और फिर जब हम बात करते हैं सम्राट कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसी चौथी बौद्ध संगीति के दौरान बुद्धिज्म के दो भाग बन गए थे। एक का हम नाम लेते हैं हीनयान और दूसरे का नाम हम लेते हैं महायान। महायान को मानने वाले वो लोग थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखा करते थे, जो महात्मा बुद्ध को भगवान माना करते थे। और हीनयान यानी कि ये वो परंपरा के लोग थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, जो महात्मा बुद्ध को एक बेहतरीन दार्शनिक समझा करते थे, एक बेहतरीन समाज सुधारक समझा करते थे। तो ये जो बंटवारा देखने को मिला वो इसी चौथी बौद्ध संगीति के दौरान देखने को मिला। सम्राट कनिष्क के समकालीन और व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है चरक का। चरक के द्वारा लिखी गई रचना है चरक संहिता। और इन्हीं के समकालीन एक व्यक्ति और हुआ करते थे, नाम है उनका नागार्जुन। नागार्जुन के द्वारा लिखी गई रचना का नाम है माध्यमिक सूत्र, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो माध्यमिक सूत्र में इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में वर्णन किया है। सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में किसने बताया है? तो नाम लिख देना आप नागार्जुन का। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। ये आपका यूपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। तेज बहादुर सप्रू क्या ये अखिल भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष थे? क्या बताना है आपको। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है सर, तेज बहादुर सप्रू अखिल भारतीय उदारवादी संघ से ही संबंधित थे। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। फिर जब हम बात करते हैं के.सी. नियोगी के बारे में, क्या ये संविधान सभा के सदस्य थे? तो आप कहेंगे जी हाँ, ये संविधान सभा के सदस्य थे। और ये कहां से थे, यानी कि कहां से बिलोंग किया करते थे? तो ये बंगाल से बिलोंग किया करते थे। तो बंगाल की तरफ से ये संविधान सभा के सदस्य बने। और बाद में आपको पता है 1951 में इसके घटना से पहले जो वित्त आयोग बना था ना, वित्त आयोग के ये अध्यक्ष भी बने थे के.सी. नियोगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पी.सी. जोशी क्या ये भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव रहे? आप कहेंगे जी हाँ, पी.सी. जोशी ये भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव बने थे। और ये बात है 1935 की, जब ये महासचिव बने थे, ठीक है ना। महासचिव बने ये 1935 में। तीनों के तीनों ही बातें आपको ठीक लिखनी है। डी ऑप्शन आपको टिक करना था। यूपीएससी 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ नहीं था? तो जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना डी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। मुवेंद वेलन जो है वो चोल साम्राज्य से संबंधित एक शब्दावली थी, चोल साम्राज्य। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो तो क्या है? वो तो यज्ञ थे। तो वाजपेयी यज्ञ किस लिए करवाया जाता था? तो कोई भी राजा अगर शांति स्थापित करना चाहता था तो इसके लिए वो क्या करता था? वाजपेयी यज्ञ करवाया जाता था। फिर जब हम राजसूय यज्ञ की बात करते हैं तो ये राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ करवाया जाता था, जिसे हम राजसूय यज्ञ कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ, इसका मुख्य उद्देश्य था शक्ति प्रदर्शन करना। अश्वमेध यानी कि अश्व को छोड़ दिया जाता था। अश्व यानी कि घोड़ा। तो मान के चलो कोई ए राजा है और ये राजा चाहता है कि मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूं, तो वो राजा अपने घोड़े को छोड़ देगा। अगर किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया, यानी कि मान के चलो कि बी राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया है, फिर इन दोनों राजाओं के बीच में लड़ाई होगी। अगर ए वास्तव में ही शक्तिशाली है
तो बी राजा को हरा देगा और वास्तव में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि शक्ति प्रदर्शन करने चला, ए राजा घोड़े को छोड़ दिया और किसी बी राजा ने सोचा कि मैं शक्तिशाली हूं, किसने ये घोड़ा छोड़ा है, फिर दोनों की लड़ाई होगी, बी राजा हार गया, तो फिर वो जो सपना है ए राजा का कि मैं शक्ति प्रदर्शन करने वाला था, वो सपना सपना ही रह जाएगा। जैसे हम भगवान राम की बात करते हैं तो राम जी ने भी क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। जब इन्होंने अपने घोड़े को छोड़ा था तो उस घोड़े को इनके दोनों बेटों ने पकड़ लिया था, जिनका नाम था लव और कुश। फिर उस घोड़े को छुड़ाने के लिए लक्ष्मण जी गए थे, राम जी के छोटे भाई, तो लक्ष्मण जी को भी क्या है फिर वापिस लौटना पड़ा। अंत में भगवान राम खुद गए थे अपने वहां पर घोड़े को छुड़ाने के लिए। बाद में उनका परिचय हुआ था कि हम लव और कुश हैं, आप ही के बेटे हैं। तो इस प्रकार से वो कहानी आपने सुनी होगी रामायण में, ठीक है ना। तो वो है अश्वमेध यज्ञ। तो फिर जैसे हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बाद के वंश की, जिसे हम शुंग वंश कहते हैं। शुंग वंश एक ब्राह्मणवादी वंश था और इस शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग ने भी क्या किया था, 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है, तो आप इसमें से बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बताएं। बीजक कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा कबीरदास, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। कबीरदास के द्वारा जो रचना लिखी गई उसका मूल नाम क्या है, बीजक है। तो कबीरदास की जो वाणी है, आपको उनकी वाणी का संकलन इसी में मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाद में एक जो भी लोग हुए जिन्होंने कबीर को अपना सर्वस्व मान लिया, वो क्या कहलाए, वो कबीर पंथी कहलाए, कबीर पंथी विचारधारा के लोग कहलाए। तो इसी कबीर वाणी का एक प्रमाणिक ग्रंथ जो माना जाता है वो क्या है, बीजक। फिर कबीरपंथी एक महात्मा हुए थे, शायद आपने नाम भी सुना होगा, पूरन साहिब। ये जो पूरन साहिब हैं वो कबीरपंथी महात्मा हुए थे। इन्होंने कबीर के मुख्य ग्रंथ बीजक को क्या है, एक साधारण रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, यानी कि सिंपल सादे शब्दों में कहें तो आप कहेंगे कि उन्होंने बीजक पर एक टीका लिखी और उनके अनुसार बीजक में 11 अंगों का निर्देश और विस्तार दिया गया है। 11 अंग, जैसे हम बात करते हैं कौन कौन से हैं, वो एक का नाम आता है रमेणी, रमेणी, शब्द, ज्ञान, चौतीसा, और आता है विप्रमतीसी, कहरा, बसंत, चाचर, बेली, बिरहुली, हिंडोला, साखी। ये 11 अंग बताए हैं इन्होंने, पूरन साहिब ने, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको इनसे संबंधित ध्यान में रखनी है ये बातें। चलो जी, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां पर गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस सेन वंशी राजा के दरबार में रहा करते थे, इनमें से आप बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। जिन्होंने लिखा होगा ना लक्ष्मण सेन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। सेन वंश ये बंगाल का एक राजवंश था, बंगाल का राजवंश। और इस वंश का उदय कब हुआ था, तो जब पाल वंश की सत्ता समाप्ति हो गई थी, उसके बाद में यहां पर हमें सेन राजवंश देखने को मिला। और ये 1070 ईस्वी से लेकर 1230 ईस्वी के आसपास तक सत्ता में रहा। इस वंश की स्थापना किसने की थी, तो नाम आता है सामंत सेन का। सामंत सेन ने राढ़ में इस सेन राजवंश की स्थापना की और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया नदिया को, नदिया यानी कि लखनौती। तो लखनौती इनकी राजधानी हुआ करती थी। इस सेन राजवंश में बहुत से महत्वपूर्ण राजा हुए, जिनमें नाम आता है विजय सेन का, बल्लाल सेन का और लक्ष्मण सेन का, ठीक है। तो सेन
राजवंश के अगर राजा विजय सेन की बात की जाए तो ये विजय सेन भगवान शिव जी को माना करते थे, यानी कि ये शैव अनुयायी थे। तो विजय सेन ने एक भगवान शिव जी से संबंधित एक मंदिर भी बनवाया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रद्युम्नेश्वर मंदिर। ये मंदिर विजय सेन के द्वारा कहां बनवाया गया, तो देवपाड़ा में बनवाया गया, देवपाड़ा में इन्होंने बनवाया। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। फिर इस वंश में आप कहेंगे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है, इस वंश के राजाओं के द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए उनमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया सबसे पहले। तो अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करवाने वाले राजा कौन थे, तो आप कहेंगे सेन राजवंशी राजा थे। फिर नाम आता है बल्लाल सेन का। बल्लाल सेन एक अच्छे राइटर थे, इन्होंने भी क्या है खूब रचनाएं लिखी थी। अद्भुत सागर इनकी एक रचना का नाम आता है, और वो रचना जब अधूरी रह गई तो उसका काम लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था। लक्ष्मण सेन जो हैं वो एक अच्छे राइटर भी थे और इस सेन वंश के अंतिम राजा भी हुए। ये जब गद्दी पर बैठे हुए थे उसी समय इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर दिया था बिहार के क्षेत्र में और नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। सेन राजवंश का टाइम समाप्त हो गया था। लक्ष्मण सेन के समय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई इनके दरबार में कवि रहा करते थे। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जयदेव के बारे में, इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, गीत गोविंद। तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव कहाँ रहते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में। लक्ष्मण सेन के दरबार में एक व्यक्ति और रहा करते थे जिनका नाम आता है धोई। धोई के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है, तो नाम है पवन दूत। तो ये पॉइंट भी आपका कवर हो गया, बहुत बढ़िया। और इनके दरबार में एक और व्यक्ति रहा करते थे जिन्होंने रचना लिखी थी ब्राह्मण सर्वस्व। ब्राह्मण सर्वस्व, आपको ये बताना है कि ब्राह्मण सर्वस्व के रचनाकार कौन थे जो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। तो इस प्रकार आपको बिंदु ध्यान में रखना है। तो चलिए जी, आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं और ये क्वेश्चन हम आगे फिर कभी करेंगे। तो यूपीएससी बैच आपके लिए लॉन्च किया जा चुका है। 18 महीने का ये टाइम पीरियड रहेगा जिसके दौरान आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है और इसमें आपको 3 दिन क्लास फ्री मिलेगी। आप एनालिसिस कर सकते हैं साथ में, ठीक है ना। तो 1 मई 2024 से ये क्लासेस शुरू होने वाली हैं, एक हफ्ता बचा हुआ है आपके पास, तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। हम मिलेंगे फिर कभी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।